ज़िंदगी में सही समय पर सही मार्गदर्शक अगर मिल जाए तो हर ज़िंदगी कहीं न कहीं एक अच्छे चढ़ाव की ओर आगे अग्रसर हो जाती है। और ऐसी एक शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूँ। विकास शर्मा जी इनका नाम है, जो दुर्ग आरटीओ दफ्तर में टीआई के पद पर हैं। जो शुरुआती चरण रहे हैं उसमें उन्होंने अपने माता पिता और शिक्षकों की डांट भी खाई है और आज कई पदों के लिए फ़ाइट करते हुए परिवहन विभाग को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विकास जी, जो बचपन का संघर्ष था और जो माता पिता जो आपको सिखाते थे, जो शिक्षक आपको सिखाते थे, जो आपके यार दोस्त जो आपको अच्छा बनते देखना चाहते थे, उन लोगों की शिक्षा का जो समय काल रहा है, उस समय काल के बारे में बताइए। कसडोल से मैं पढ़ा लिखा हूँ, क्योंकि मेरा ननिहाल है। मेरा मामा परिवार जो है राजनीतिक रहा है, तो उस तरफ मेरा रुझान बचपन से था राजनीति की ओर। तो पढ़ाई लिखाई पे मेरा फोकस कभी था नहीं। एक रिबेलियन जैसा मेरा स्वभाव हो चुका था, विद्रोही, कि माँ बाप कुछ बोल रहे हैं तो लगता था कि खिलाफ़ बात कर रहे हैं, या कोई शिक्षक कुछ बोलता था तो लगता था कि खिलाफ़ बात कर रहे हैं। लेकिन उस समय हमारा एक कल्चर था, जिस टाइम पे हम लोग बचपन में, जिस समय हमारा बचपना था, कि हम लोग शिक्षकों का और माँ बाप का सम्मान करते थे। ठीक है, उनकी बातों को नहीं मानते थे, लेकिन सम्मान करते थे। और वो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में मेरे को लगता है कि उसने सपोर्ट किया काफ़ी। तो माता पिता से मार भी पड़ती थी, कभी डांट मार भी पड़ती थी शिक्षकों से, और समझाइश मिलती थी कि आप सही समय पे सही रास्ता चुन लें? बिल्कुल, मार तो मेरे को इतना पड़ा है कि शिक्षक भी भूल गए होंगे कि कितना मार मारे हैं मेरे को। तो खूब मार पड़ती थी, माता पिता से खूब मार पड़ती थी, शिक्षकों से भी पड़ती थी, लेकिन उसका उस टाइम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब समझ में आता है कि उनकी वही मार जो है, जो आज मेरे को यहाँ सर्वाइवल के रूप में बैठा के रखा है, उनका वही मार है। जब ज़िंदगी बदली, वो वक्त कौन सा था, और उसके बाद की जो कड़ियाँ हैं, जब आपने संघर्ष के साथ में कई पड़ाव को पार किया, वो पल कौन से थे, एहसास कैसा आया था? मेरे पिताजी कसडोल में ही, जो मेरा ननिहाल है, वहीं पर सिंचाई विभाग में पदस्थ थे। उन्होंने जब मेरा रवैया देखा तो उनको लगा कि मेरे को शहर भेज देना चाहिए पढ़ने। तो कुछ समय तक मेरे को रायपुर में कालीबाड़ी स्कूल में एडमिशन करा के मैं अकेले रहा 4-6 महीना। तो मेरी बदमाशियों में कोई कमी नहीं आई। फिर उनको लगा कि नहीं, अब परिवार भी ले जाना पड़ेगा। तो मेरी मदर और मेरा भाई वो भी रायपुर शिफ्ट हो गए। मेरे पिताजी वहाँ अकेले रहते थे, मेरी मदर, मेरा भाई और मैं यहाँ रहते थे। पिताजी कभी कभी ऐसा समय भी आता था कि उनको खुद खाना बनाना पड़ता था अपने पूरे काम निपटाने के बाद, लेकिन फिर भी मैं लापरवाह बना रहा। फिर एक दिन ऐसा आया कि मेरी किसी बदमाशी से मेरी मदर जो है वो रोने लगी। अब वो रोने लगी, उसके बाद उस रात पता नहीं क्या एक प्रबोधन जैसा दिमाग में हुआ मेरे। तो फिर उससे मैं फिर पूरा यू टर्न हो गया मेरा लाइफ। तो जो यू टर्न के बाद का जो स्टेज रहा है वो क्या रहा है? उसके बाद आपने क्या किताबों को अपना लिया? क्या आपने जो सही रास्ते को चुनने के लिए किया क्या? मैं ये था कि मैं किताबें तो शुरू से थोड़ा सा शौकीन था, हिस्ट्री से मेरे को बड़ा प्रेम है, तो हिस्ट्री की किताबें पढ़ता था। और कॉलेज निकलने के बाद मैं एमकॉम हूँ, एमकॉम करने के बाद भी मैं 1-2 साल तक लगभग ऐसे ही घूमता रहा दोस्त यारों के साथ। तब तक कोई चिंता नहीं थी भविष्य की। मेरी मदर सिविल जज की तैयारी कर रही थी, उन्होंने एग्ज़ाम पास आउट भी किया था, फाइनल सिलेक्शन उनका नहीं हो पाया। तो उन्होंने मुझको कहा कि भाई तुम इधर उधर घूमते रहते हो, तुम एक काम करो, मेरे साथ चल के कोचिंग में बैठो, कम से कम 2 घंटा ठीक ठाक पढ़ाई तो करोगे, नहीं पढ़ना होगा मत पढ़ना, सुनते रहना। जब मैं वहाँ गया तो किस्मत से उसमें हिस्ट्री की क्लास चल रही थी, तो मेरे को उसमें इंटरेस्ट आने लगा कोचिंग में। तो फिर मैं उसी समय से फिर पढ़ाई के प्रति मेरा रुझान बढ़ गया। जो अचीवमेंट्स रहे हैं उसके बाद, जैसे आपने जो इसको अपनाया, इस ग्रोथ को अपनाया, उसके बाद जो अचीवमेंट्स रहे हैं वो क्या क्या लेते गए, और क्या क्या ड्रॉप आउट भी किया आपने बहुत कुछ? जी, मैं काफ़ी एग्ज़ाम में पास आउट हुआ था। जैसे मैं फूड इंस्पेक्टर में था, ज्वाइन नहीं किया था। मैं सीएमओ मैंने ज्वाइन नहीं किया था। और शिक्षाकर्मी में मैं टॉपर था छत्तीसगढ़ का। और नायब तहसीलदार में नौकरी कर चुका हूँ, लगभग 1.5 साल नायब तहसीलदार था। फिर एज इंस्पेक्टर आरटीओ ज्वाइन किए। इसके बाद मेरा सिलेक्शन डीएसपी में हुआ, लेकिन मैं फिर ट्रेनिंग में चूँकि लंबा समय बिता चुका था, इसलिए उसको ज्वाइन नहीं किया। इतने सारे ड्रॉप आउट के बाद में जैसे जो परिवहन विभाग है उससे जुड़ने के पीछे कारण क्या है? जी देखिए, मेरे को वर्दी का शौक़ था। लगता था कि कोई नौकरी करना है, वर्दी का करना है, तो किस्मत से परिवहन में आ गया। तो यहाँ भी वर्दी थी, तो इसलिए परिवहन विभाग में। परिवहन विभाग के साथ में अक्सर बहुत सारी जो टिपिकलिटीज़ हैं वो सुनने को मिलती हैं। जैसे परिवहन विभाग में अब जैसे दर्शक भी कमेंट बॉक्स में ये सब चीज़ें पूछेंगे कि परिवहन विभाग में बहुत सारी अनियमितताएँ हैं, बहुत सारी खामियाँ हैं, बहुत सारे आरोप इल्ज़ाम हैं जिनसे परिवहन विभाग अक्सर घिरा रहता है। तो आपके नज़रिए से ये जो सवाल हैं उनके जवाब क्या हैं? देखिए, हमारा काम है रेवेन्यू वसूल करना, और रेवेन्यू हम उनसे वसूल करेंगे जो किसी तरीके के अपराध करते हैं गाड़ियों पे। तो जब कार्रवाई होगी तो लोगों को बुरा लगता है, फिर वो अनर्गल आरोप कुछ भी लगाते हैं। और एक पहले से निगेटिविटी भर दी गई है परिवहन विभाग के प्रति कि वसूली वसूली। तो भाई, वसूली हम किस चीज़ की कर रहे हैं, उस पर भी ध्यान दीजिए ना।
ग्राउंड पे जब निकलते हैं, आपको शासन का काम करना है, ग्राउंड पे निकलते हैं, जाहिर सी बात है जब टैक्स वसूली का काम कर रहे होंगे या फिर चालानी कार्रवाई कर रहे होंगे या फिर और भी बहुत सारे विभागीय आपको दायित्व मिलते हैं, तो ग्राउंड पे जो लड़ाइयाँ होती हैं या ग्राउंड पे जो विरोधाभास होता है पब्लिक की ओर से, नेताओं की ओर से, बड़े बड़े रुतबेदारों की ओर से, वो क्या रहता है? देखिए, प्रेशर तो काफ़ी रहते हैं, और वो मेरे को लगता है कि वो भी पॉलिटिकल प्रेशर भी एक मध्य जो डोमेन है पॉलिटिशियंस का, उसमें से आता है। लेकिन हमारा जो शासन है, प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, हमारा जो विभाग है, उन्होंने हमेशा हम लोग को सपोर्ट किया, हम लोग को माने उनके दम पे हम अपना काम कर लेते हैं। चर्चा से पहले जब आप बात कर रहे थे तो आपने एक जानकारी दी थी कि करोड़ों रुपयों का मद दुर्ग ज़िले में टैक्सेशन का बचाया हुआ है। उसके बारे में बताएंगे कि कितनी गाड़ियां, कितने करोड़ रुपए और वो टैक्स वसूली क्यों नहीं हो पाया? देखिए, हमने 2007 के बाद का आंकड़ा जो है निकाला है, जिसमें 1760 गाड़ियों पे 43 करोड़ का बकाया है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे हैं कि मालिकों को नॉलेज नहीं रहता कि गाड़ियों को खंडन करने से पहले रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना पड़ता है। वो क्या करते हैं, गाड़ी कटवा के बेच देते हैं। अब वो गाड़ी अस्तित्व में है नहीं, अब उनसे टैक्स वसूलना बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि गाड़ी जब तक नहीं रहेगी आप कार्रवाई किस पे करेंगे, तो इसमें प्रॉब्लम आता है। तो जो गाड़ियों का आंकड़ा है वो कितना है, कितने सालों का है और कितने करोड़ रुपए बचे हुए? देखिए, गाड़ियों का आंकड़ा तो 1993 से है, लेकिन चूंकि अब वो उसमें बीच में हमारा मैनुअल था डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद कंप्यूटराइज्ड हुआ, तो उसमें से कई चीज़ें अपलोड नहीं हो पाई, तो वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से भी दिखा रहा है। लेकिन ये एकदम जेन्युइन है जो मैंने आपको 1760 गाड़ियों का बताया। 1760 गाड़ियों का लगभग 43 करोड़ रुपए, ये जो आंकड़ा आप बता रहे थे, ये यही आंकड़ा है? जी, इसमें पेनल्टी और इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है मूलधन के साथ। अच्छा, जो सरकार की ओर से जो आदेश आते होंगे सालाना राजस्व वसूली के, उसमें जो टारगेट आ रहे हैं, आप लोगों को टारगेट को कितना % तक फुलफिल कर पाते हैं, या वो भी टारगेट मिस होता है? नहीं, हमको क्या है, टारगेट मंथली मिलता है, तो हम तो पिछले 4-5 महीने से हम टारगेट से ऊपर करके दे रहे हैं। ये जो ज़िंदगी रही है सर आपकी, पूरी जो छोटी सी समरी हम दर्शकों को दिखा पा रहे हैं, उस ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव और तमाम पड़ाव और वर्तमान के हालात और पारिवारिक स्थिति, इन सारी चीज़ों को निपटते हुए एक सक्षम व्यक्ति बनना, ये कितनी बड़ी चुनौतियों भरी बात है? देखिए, मैं कहूँगा कि आप किताबें पढ़ें, अपने से बड़ों का सम्मान करिए, चुनौती कुछ नज़र नहीं आएगी। वो जब आप सफल हो जाते हैं तब लगता है कि आप पीछे जाकर संघर्ष किए हैं। उस टाइम पे, उस दौर में इन सब चीज़ों के बल पे निकल जाता है, समय बीत जाता है। तो ये विकास शर्मा साहब थे, टीआई हैं दुर्ग परिवहन विभाग में। साफ तौर पर कहना है जैसे कि जो किताबें हैं उनसे इंसानी ज़िंदगी का रास्ता ज़रूर होना चाहिए, और जो आदर्श हैं, संस्कार हैं, बूढ़े बुजुर्ग या अच्छे मार्गदर्शक, वो शिक्षक के तौर पे भी हो सकते हैं, वो आपके दोस्त यार भी हो सकते हैं, या कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। तो ये जो व्यक्ति हैं, जो भी आपको सही मार्ग दिखाए, उस मार्ग को पकड़ते हुए उस मार्ग पे आगे बढ़ते जाएं, और जीवन में जब एक कड़ी आती है, जब जीवन नीचे ढलान की ओर जाता है, तो जाहिर सी बात है एक चढ़ाव की स्थिति भी बनती है, और चढ़ाव के ऊपर शिखर ज़रूर होता है। तो उस शिखर तक जब चढ़ाव से आदमी चढ़ने की कोशिश करता है, तो उस रास्ते में कठिनाइयों का दौर लगातार आपको घेरते रहेगा, लेकिन संघर्ष का नाम ही ज़िंदगी है। संघर्ष करते रहिए और शिखर को न सिर्फ देखिए बल्कि उस तक पहुंचने की भी कोशिश करिए। नेशन फर्स्ट न्यूज़ के लिए छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से मैं हूं शशिकांत तिवारी।